करते हैं आज की समरी को। इस किताब का नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसे लिखा है फिलिप कोटलर और केविन लैन केलर ने। और अगर हम इस किताब को शुरू करें तो उससे पहले, क्या आप मार्केटिंग का मोस्ट इफेक्टिव मेथड जानते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि एक बिजनेस मार्केट में बाकियों को कैसे डोमिनेट करके कस्टमर्स की लॉयल्टी जीत लेता है? क्या आप नहीं जानना चाहते कि नाइकी, किम्बर्ली क्लॉक, वॉलमार्ट, कैटरपिलर और IKEA जैसे सक्सेसफुल ब्रांड्स अपनी हाई लेवल मार्केटिंग कैसे करते हैं? तो इस बुक समरी में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बताएंगे। इस बुक में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि कैसे मार्केटर्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और एनालाइज करके बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे सकते हैं। तो इस समरी में आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में भी पता चलेगा और उसे इन्फ्लुएंस करने वाले बिहेवियर और फैक्टर्स के बारे में भी। मार्केटिंग जो होती है ना, वो सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। ये आपको सिखाती है कि कैसे आप प्लानिंग और परफेक्ट एग्जीक्यूशन से बेस्ट प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में उतार सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के बारे में नहीं है। और इसके साथ ही एंड में हम बात करेंगे कस्टमर्स को बेस्ट वैल्यू देने की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डिफाइनिंग मार्केटिंग की। अब ये मार्केटिंग क्या है? हम इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो है मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका मतलब है लोगों की नीड्स का, लोगों की जरूरत का पता करना, फिर कस्टमर्स की नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट क्रिएट करके ह्यूज प्रॉफिट कमाना। मार्केटिंग का गोल होता है कि कस्टमर्स को इतनी अच्छी तरह समझ लो कि उनके लिए परफेक्ट प्रोडक्ट बना सको। जब कोई प्रोडक्ट पूरी तरह से कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई कर लेता है तो इसे गुड मार्केटिंग बोलते हैं। अगर मार्केटिंग की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से हो तो प्रोडक्ट अपने आप बिकेगा। फिर आपको गिमिक सेल यानी किसी झूठी ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार जब प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध होगा, अवेलेबल होगा, तो लोग खुद ही आकर उसे खरीदेंगे। वो खुद उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। लेकिन गुड मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च पर खत्म नहीं होती, इसे आगे भी कंटिन्यू करना जरूरी है। ज्यादातर जितने भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं वो कस्टमर्स की डिमांड्स को पूरी करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं, और साथ ही कंपटीशन से बचने के भी। वर्ल्ड के बिगेस्ट ब्रांड्स में नाइकी एक है, और नाइकी का कोर मार्केटिंग मैसेज है कि हाई क्वालिटी रबर शूज प्रोवाइड कराना, जो कि खास करके एथलीट्स के लिए बनाए गए हैं, और ये ब्रांड इसी बेस पर चल रहा है। नाइकी ने पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में सोचा। यहाँ पर आइडिया ये था कि एथलीट्स का एक स्मॉल ग्रुप अपने शूज और स्पोर्ट्स वेयर से बाकी के एस्पायरिंग एथलीट्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। तो आज नाइकी ने खुद को हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स के एक मार्केटिंग ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश कर लिया है। 1985 यानी कि 1985 में नाइकी ने माइकल जॉर्डन को ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। वैसे तो स्पोर्ट के फील्ड में ये माइकल जॉर्डन की शुरुआत थी, लेकिन इतने कम टाइम में ही उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी, और ये स्ट्रेटेजी काम आई, क्योंकि एक ही साल में जॉर्डन ने $100 मिलियन का कलेक्शन किया था। और आगे 1998 यानी कि 1998 में नाइकी ने अपना फर्स्ट जस्ट डू इट एड कैंपेन रिलीज किया। इसमें एथलीट्स को अपने गोल्स चेस करने के लिए क्लियर मैसेज दिया गया था, और इन एड्स के थ्रू नाइकी ने स्पोर्ट्स में अपनी एक सेल्फ एम्पावरमेंट की इमेज को एस्टेब्लिश किया था। जस्ट डू इट आज भी नाइकी का स्लोगन है। नाइकी ने जब यूरोपियन मार्केट में एक्सपैंड किया तो कंपनी ने अपनी अप्रोच को चेंज किया। उन्हें लगा कि जस्ट डू इट कैंपेन यूरोप के लिए थोड़ा अग्रेसिव हो जाएगा, इसीलिए नाइकी ने फुटबॉल को कैपिटलाइज किया, जो कि यूरोप का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है। नाइकी ने यूरोप की कई सारी लोकल और नेशनल फुटबॉल टीम्स को स्पॉन्सर किया, और ऊपर से 2007 में नाइकी ने उम्रो को एक्वायर कर लिया था, जो कि फुटबॉल शूज, यूनिफॉर्म्स और इक्विपमेंट का एक ब्रिटिश ब्रांड है। आज नाइकी अकेले पूरी दुनिया में 100 फुटबॉल टीम्स के लिए यूनिफॉर्म को सप्लाई करती है। 2008 के एशिया समर ओलंपिक्स में नाइकी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि इस इवेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर एडिडास था, लेकिन नाइकी ने ओलंपिक एथलीट्स को अपने शूज पहनाकर एड्स निकाले। तो इस तरीके से कंपनी ने एथलीट्स को स्पॉन्सर किया, जिनमें ज्यादातर चाइनीज थे, और 12 में से 11 अमेरिकन बास्केटबॉल टीम के मेंबर थे। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का रिजल्ट ये निकला कि एशिया में नाइकी की सेल 15% तक इंक्रीज होकर के $3.3 बिलियन तक पहुंच गई थी।
वैसे बहुत से एक्सपर्ट्स का तो ये मानना था कि नाइकी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस इवेंट के दौरान एडिडास से ज्यादा इफेक्टिव थी, जो कि ओलंपिक्स का ऑफिशियल स्पॉन्सर था। और नाइकी ने टाइगर वुड्स और मारिया शारापोवा जैसे फेमस एथलीट्स के साथ भी पार्टनरशिप की। हालांकि 2008 में जब रोजर फेडरर और राफेल नाडाल के बीच विंबलडन मैच हुआ था, तब दोनों चैंपियंस को नाइकी ने ही स्पॉन्सर किया था। उनके शूज से लेकर के ड्रेस सब नाइकी के थे। तब ऐसा लग रहा था कि ये मैच नहीं है, बल्कि नाइकी का 5 घंटे का कमर्शियल चल रहा हो। तो डिजाइन फॉर एथलीट्स बाय एथलीट्स, यही नाइकी का मंत्रा है। एक तरीके से कंपनी को हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स के रूप में अपना टारगेट मार्केट मिल गया है। नाइकी ने ऐसी शूज, कपड़े और इक्विपमेंट क्रिएट किए जो इन एथलीट्स को चाहिए थे, और इसी वजह से आज नाइकी स्पोर्ट्स की दुनिया का लीडिंग ब्रांड बन चुका है। जस्ट डू इट नाइकी का ट्रेडमार्क है, जो वर्ल्ड के सारे एथलीट्स को इंस्पायर कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। मतलब ये कि किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग एक्टिविटीज के पीछे उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, जिसके लिए डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों की जरूरत पड़ती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में डिसिप्लिन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस के कोर में होना चाहिए। ये एक तरीके से आपका कमिटमेंट है, लेकिन ये रिजिड भी नहीं होना चाहिए। कंपनी को टाइम के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना चाहिए और मार्केट की चेंजिंग डिमांड को कंसीडर करना चाहिए। दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करते रहिए, लेकिन कोर वैल्यू को ना छोड़े। पहले के टाइम में ना बिजनेस में ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बोलबाला था। प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद उसकी मार्केटिंग तभी होती थी जब उसे सेल करने का टाइम आता था। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में ये सिंपल आइडिया अब काम नहीं आएगा, क्योंकि आज कंपटीशन काफी ज्यादा है, और इसके अलावा आज का कस्टमर ज्यादा स्मार्ट भी है। और आज मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आ गई है जो कि बेस्ट वैल्यू और बेस्ट प्राइस के लिए कॉम्पीट करती है। और इंटरनेट की वजह से आज का कस्टमर ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, उन्हें सब कुछ पता है। आज किसी भी बिजनेस के लिए अपनी मार्केटिंग को बनाए रखना और लॉयल कस्टमर्स बनाना किसी बिग चैलेंज से कम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को कैसे डेवलप किया जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर किसी भी बिजनेस का गोल होता है डिलीवर कस्टमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट। जितनी ज्यादा वैल्यू आप देंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वैल्यू ड्रिवन होनी चाहिए। इफेक्टिव मार्केटिंग का फर्स्ट फेज है STP, यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। और ये प्रोडक्ट क्रिएट से भी पहले का स्टेज है। सेगमेंटेशन का मीनिंग है मार्केट को कई हिस्सों में बांट दीजिए। टारगेटिंग का मीनिंग है स्पेसिफिक क्लाइंट्स को टारगेट करना। और पोजीशनिंग ये पता लगाना है कि आपका प्रोडक्ट क्या वैल्यू देगा और ये बाकियों से डिफरेंट कैसे है। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन आपका प्रोडक्ट यूज करेगा, आपको किस टाइप के कस्टमर्स चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन स्पेसिफिक कस्टमर्स की डिमांड पर प्रोडक्ट क्रिएट करना ही आपका गोल है। क्योंकि जिन कस्टमर्स को आपने टारगेट किया है, सिर्फ वही हायर वैल्यू के लिए हायर प्राइस दे सकते हैं, और यही कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को रेकमेंड भी करना चाहेंगे। इसीलिए STP प्रोडक्शन से पहले की जाती है। सेकंड फेज की अगर हम आगे बात करें तो ये है वैल्यू क्रिएट करना, जो कि प्रोडक्शन करते टाइम की जाती है। इस स्टेज पर आकर के एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में और उसके डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग के बारे में डिसाइड करता है। आगे थर्ड फेज है वैल्यू कम्युनिकेट करना। तो प्रोडक्ट लॉन्च के टाइम और उसके बाद कस्टमर्स को प्रोडक्ट की वैल्यू के बारे में बताया जाता है। कंपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, प्रिंट्स और टीवी कमर्शियल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि स्पोर्ट्स चैनल ESPN इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वाली कंपनी है। तो ESPN का मीनिंग है एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग नेटवर्क। ये कंपनी 1978 में स्टैब्लिश हुई थी। उन दिनों ESPN ने कनेक्टिकट में सिंगल सैटेलाइट की हेल्प से रीजनल स्पोर्ट्स न्यूज दिखाने शुरू किए थे। और 1990 यानी कि 1990 के टाइम में ESPN ने एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूप में अपनी मार्केटिंग करनी शुरू कर दी थी। फिर चाहे वो टेलीविजन हो या प्रिंट मीडिया, कुछ सालों में ही ESPN ने अपना बिजनेस कई कैटेगरीज में एक्सपैंड कर लिया था। वैसे आज ESPN कई सारे केबल चैनल्स, एक मैगजीन, एक वेबसाइट और कई लोकल रेडियो स्टेशंस को ऑपरेट करता है। ESPN ने अपनी ओरिजिनल टीवी और मूवी सीरीज तो बनाई ही है, इसके साथ ही स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज भी क्रिएट की है। कंपनी एनुअली $5 बिलियन अर्न करती है। 1996 में
वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने ESPN को खरीद लिया। ESPN ने अपना मार्केटिंग स्लोगन क्रिएट किया, सर्विंग स्पोर्ट्स फैंस एनी टाइम एनीवेयर, और तब से कंपनी इस ब्रांडिंग पर चलती आई है। ESPN का ब्रांड मैसेज इतना पावरफुल था कि एक बार एक स्पोर्ट्स फैन ने कहा, अगर ESPN औरत होता तो मैं उससे शादी कर लेता। तो फैंटेसी लीग से लेकर के ऑनलाइन गेमिंग तक और सोशल मीडिया के साथ साथ मोबाइल एप्स बनाने तक ESPN स्पोर्ट्स फैंस को सर्व करने के अपने कमिटमेंट को निभा रहा है। ESPN ने अपना कोर मार्केटिंग हमेशा याद रखा, लेकिन वो हमेशा करंट ट्रेंड्स के साथ भी फ्लेक्सिबल रहा। कंपनी ने ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि बाकी कई दूसरी कंट्रीज में भी एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड फॉरकास्टिंग डिमांड। मतलब ये कि मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो बिजनेस सुपीरियर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो कस्टमर को उतने ही बेहतर ढंग से समझ सकता है। उसी हिसाब से फिर वो बेहतर प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा और बेहतर मार्केटिंग प्लान एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो बिजनेस में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है ताकि मार्केटिंग मैनेजर सही डिसीजन ले सके। हर कंपनी में SIS यानी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसमें लोगों की मदद से टूल्स और प्रोसीजर से एनालाइजिंग डेटा कलेक्ट किया जाता है। और ये MIS का काम है कि वो इन इंफॉर्मेशंस को टाइमली और एक्यूरेट वे में मार्केटिंग मैनेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। सक्सेसफुल ब्रांड्स MIS में इन्वेस्ट करते हैं और इसका उन्हें काफी बेनिफिट भी मिलता है। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के 3 पार्ट है। फर्स्ट वाला है इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड्स, सेकंड है मार्केटिंग इंटेलिजेंस एक्टिविटी और थर्ड वन है मार्केटिंग रिसर्च। तो इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड में ऑर्डर फॉर्म, सेल्स इनवॉइस, इन्वेंट्री लिस्ट और डेली ट्रांजैक्शन का कलेक्टेड डेटा होता है। वॉलमार्ट टाइप की कंपनीज में सेल्स रिपोर्ट काफी मैटर करती है ताकि लाखों कस्टमर्स की डिमांड का रिकॉर्ड रखा जा सके। वॉलमार्ट के पास एफिशिएंट सेल्स और इन्वेंट्री सिस्टम है जो हर कस्टमर, हर स्टोर और हर रोज का डेटा कलेक्ट करता है और ये सिस्टम्स हर घंटे बाद अपडेट किए जाते हैं। इंटरनेट की इंक्रीजिंग यूज की वजह से कंपनीज के पास कुकीज की एडवांटेज है जो कि इंडिविजुअल कस्टमर के ऑनलाइन बिहेवियर का रिकॉर्ड रखती है। बिजनेस टारगेटेड मार्केटिंग के लिए कुकीज काफी मददगार टूल है। कस्टमर्स को भी ना अपना राइट प्रोडक्ट या सर्विसेज मिल जाती है तो ये उनके लिए भी एडवांटेज है। वैसे बिजनेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इसका खुद का डेटाबेस होना बहुत जरूरी है। इसमें कस्टमर के डेमोग्राफिक्स यानी वो कहाँ से है, कितनी एज का है एक्सेट्रा, और फिजियोग्राफिक्स यानी वो कैसा बिहेव करता है, इसका डेटा भी होना चाहिए। जिसका मतलब है कि बिजनेस को अपने कस्टमर्स की सिर्फ एज, जेंडर और लोकेशन ही नहीं बल्कि ज्यादा टारगेट इन्फॉर्मेशन जैसे कि हॉबीज, ओपिनियन और लाइफस्टाइल का भी आइडिया हो। तो रिलायबल डेटाबेस की वजह से मार्केटर्स ऐसे टारगेट एडवर्टीजमेंट्स और सेल्स लेटर क्रिएट कर सकेंगे जो कि सीधा राइट कस्टमर्स को अपील करेगा और कंपनी की सेल्स इंप्रूव करेगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बेस्ट बाय के पास 15 टेराबाइट से भी ज्यादा डेटाबेस है और ये इन्फॉर्मेशन उनके पास 7 सालों के टाइम में कलेक्ट हुई है। बेस्ट बाय ने इन्फॉर्मेशन का इतना बड़ा अमाउंट सारे फोन कॉल के रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, सेल्स इनवॉइस और बाकी दूसरे सोर्सेज से कलेक्ट किया है। डेटाबेस कलेक्शन के बाद कंपनी अपना इंटेलिजेंट एल्गोरिदम रन करती है। बेस्ट बाय ने 100 मिलियन इंडिविजुअल्स को कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्हें बज़ कहा जाता है और जो यंग टेक्नोलॉजी बफ्स होते हैं, यानी कि उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। फिर कुछ कस्टमर्स आते हैं जिन्हें जिल बुलाया जाता है, जो कि मोस्टली मदर्स होती है। बैरी उन कस्टमर्स को बोलते हैं जो अमीर प्रोफेशनल होते हैं और कुछ रे कस्टमर की कैटेगरी में आते हैं जो कि टिपिकली फैमिली मैन होते हैं। तो हर कैटेगरी की अपनी जरूरत और चॉइस है और क्योंकि बेस्ट बाय अपने कस्टमर्स को इतने अच्छे से समझती है तो इसकी मार्केटिंग भी इतनी प्रिसाइज है, तभी तो कस्टमर को लगता है कि उनकी चॉइस का प्रोडक्ट सिर्फ उनके लिए ही बनाया गया है। तो यही सीक्रेट है कि कस्टमर्स इस ब्रांड के इतने लॉयल है और हर बार बेस्ट बाय से प्रोडक्ट लेने आते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों प्रिसाइज मार्केटिंग सेल्स इंक्रीज और लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी देती है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे बात करते हैं कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च की। तो यहाँ पर कंपनीज इंटरनल रिकॉर्ड्स के अलावा प्रिसाइज मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि मार्केटिंग रिसर्च। जी हाँ, इस प्रोसेस में कंपनीज कस्टमर्स के बारे में फैक्ट्स कलेक्ट करती है, फिर उन्हें एनालाइज करती है। एक इफेक्टिव मार्केटिंग रिसर्च परफेक्ट प्रोडक्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है जो कि कस्टमर्स को चाहिए।
मार्केटिंग रिसर्च के 6 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम डिफाइन करना, दूसरा स्टेप है प्लान डेवलप करना, तीसरा स्टेप है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, चौथा स्टेप है उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, पांचवा स्टेप है रिजल्ट को प्रेजेंट किया जाना और लास्ट में छठा स्टेप है डिसीजन लेना। तो पहले स्टेप में मार्केटिंग मैनेजर को प्रॉब्लम समझने में स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अमेरिकन एयरलाइंस अपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए इंटरनेट प्रोवाइड कराना चाहती थी। तो अगर वो प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अपने फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की नीड्स के बारे में सब कुछ पता करो, तो ये कुछ ज्यादा ही ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि इसमें अननेसेसरी डेटा भी कलेक्ट हो जाएगा। और अगर वो प्रॉब्लम ऐसे डिफाइन करते हैं कि पता करो कि शिकागो से टोक्यो के लिए फ्लाइट B747 लेने वाले कितने पैसेंजर्स ऐसे हैं जो कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए $25 पे करने को तैयार है, तो ये कुछ ज्यादा नैरो हो जाता है। तो उन्होंने एक स्पेसिफिक और सिंपल अप्रोच की। पहले स्टेप के लिए अमेरिकन एयरलाइंस पूछ सकती है कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए इंटरनेट सर्विस बाकी सर्विसेज जैसे कि पावर प्लग या एनहेंस्ड एंटरटेनमेंट में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कितने एक्स्ट्रा फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स इंटरनेट सर्विस की वजह से अमेरिकन एयरलाइंस को चूज कर सकते हैं। तो इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए मार्केटर्स सेकंड स्टेप यानी कि रिसर्च प्लान कर सकते हैं। उन्हें कौन कौन से डेटा सोर्स या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज करने होंगे और ये कितना कॉस्टली पड़ेगा, ये सारी चीजें उन्हें फाइंड आउट करनी होगी। तो क्या सर्वे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा या फोकस ग्रुप, क्या प्रोडक्ट सैम्पलिंग रहेगी या डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चनरीज। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे स्टेप की, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। अगर मार्केटर्स सर्वे करना चाहते हैं तो ये सोशल मीडिया या फोन कॉल्स के थ्रू हो सकता है, या कस्टमर्स से फेस टू फेस बात करके जैसे कि शॉपिंग मॉल्स में या किसी पार्टिसिपेंट के घर पर। चौथे स्टेप की बात करें तो स्टैटिक्स यूज करके टेबुलेटिंग और कलेक्टेड डेटा कंपेयरिंग की जाती है। और पांचवे स्टेप की बात करें तो मार्केटर्स कलेक्टेड डेटा को रिकमेंडेशन फॉर्म में या वैल्यूएबल इंसाइट्स में प्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद छठे स्टेप की बारी आती है जिसमें मार्केट रिसर्च के रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करते हैं। इफेक्टिव रिसर्च मार्केटिंग का ना एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि किमबर्ली क्लार्क का डायपर ब्रांड हगीज। किमबर्ली क्लार्क वो कंपनी है जो कॉटेक्स सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीनेक्स फेशियल टिश्यूज बनाती है। हगीज के लिए मार्केटर्स ने 3 साल तक रिसर्च की, तब जाकर के वो एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर पाए। प्लान ये थे कि पूरी कंट्री में डिफरेंट एथनिसिटी और बैकग्राउंड वाली मदर्स का होम इंटरव्यू लिया जाए। मार्केटर्स ने स्मॉल कैमरास भी फिट किए ताकि डायपर चेंजिंग रूटीन का रिस्पॉन्ड मॉनिटर किया जा सके। इससे उन्हें ये पता लगेगा कि न्यू मॉम्स को अक्सर डायपर चेंज करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि बेबीज लगातार पैर हिलाते रहते हैं। तो डायपर बेबी की बॉडी के हिसाब से परफेक्ट शेप में होना चाहिए। मदर्स की ये भी डिमांड थी कि उनके बेबीज ज्यादा कंफर्टेबल फील करे, उन्हें पता ही ना चले कि उन्होंने डायपर पहन रखा है। तो इन रिसर्च का रिजल्ट ये निकला कि कंपनी ने अपना नया डायपर काफी पतला और बॉडी फिट बनाया। ये नया डायपर 16% कम चौड़ा था और इसकी बैक वेस्ट बैंड ज्यादा स्ट्रेचेबल थी। मदर्स का ये भी कहना था कि वो अक्सर कार्टून डिजाइन वाले डायपर यूज करती है ताकि पहनाते टाइम बेबी खुश रहे। और यही वजह थी कि हगीज ने डिज्नी कैरेक्टर विनी द पूह का लाइसेंस सिक्योर कर लिया था। इस मार्केट रिसर्च का रिजल्ट ये निकला कि हगीज सुप्रीम नेचुरल फिट एक हाईली सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया और कंपनी की सेल्स एकदम टॉप पर पहुंच गई। यही नहीं, हगीज के मार्केट शेयर में भी काफी इंक्रीमेंट हुआ। 2007 में किमबर्ली क्लार्क ने $4 बिलियन के डायपर बेचे। और इसी सक्सेसफुल कहानी के साथ आगे बात करते हैं क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म लॉयल्टी रिलेशनशिप्स के बारे में। आज बहुत से ब्रांड्स मार्केट में हैं जो कि सेम प्रोडक्ट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन जो चीज किसी एक ब्रांड को बाकियों से अलग करती है वो है लेवल ऑफ वैल्यू जो कस्टमर्स को दी जाती है। कई डेकेड्स पहले मार्केटिंग का गोल सिर्फ प्रोडक्ट बेचना होता था। बात सिर्फ बेचने और खरीदने तक रहती है, लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग ज्यादा हॉलिस्टिक है। क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है तो मार्केटिंग केयरफुली प्लान की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका गोल कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड पर होना चाहिए। आज के बिजनेसेस को प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के अलावा मार्केट इंजीनियरिंग की भी उतनी ही जरूरत है। सिंपल टर्म में बोले तो कोर ऑफ बिजनेस होना चाहिए कि कस्टमर्स को ज्यादा वैल्यू दी जा सके। जैसा कि मार्केटिंग एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिजनेस सक्सीड बाय गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स ही है जिनकी वजह से आप फैक्ट्रीज को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, एम्प्लॉयज हायर करते हैं, शेड्यूल मीटिंग्स करते हैं या किसी बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। कस्टमर्स के बिना आपका कोई बिजनेस नहीं।
आज की मॉडर्न कंपनीज ने भी सीख लिया है कि कस्टमर सेंटर्ड होने की क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजर्स सीनियर्स मैनेजर्स को टॉप पे रखा करते थे, लेकिन ये मॉडल अब आउटडेटेड हो गया है और जो बिजनेस अभी भी इसे फॉलो करते हैं कभी नहीं चल पाते। मॉडर्न ऑर्गेनाइजर्स कस्टमर ओरिएंटेड है, ये अपना बिजनेस मॉडल्स इन्वर्ट करते हैं। कस्टमर्स को बिजनेस मॉडल के टॉप पर होना चाहिए, उन्हें टॉप प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, हाईएस्ट इंपॉर्टेंस और ग्रेट वैल्यू। कस्टमर्स के नीचे फ्रंटलाइन लोग आते हैं जो कि स्टाफ, कैशियर्स और सेल्स पर्सन होते हैं, जो कि कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं। तो यही वो लोग हैं जो कस्टमर्स को सर्व और सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिडिल मैनेजर्स, जो कि फ्रंटलाइन लोगों को सपोर्ट करते हैं। सीनियर मैनेजर्स सबसे बॉटम में आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ फ्रंटलाइन लोगों को ही कस्टमर्स के साथ डील करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर्स को जानने और सर्व करने में और कस्टमर्स से मीटिंग करने में हर लेवल को पर्सनली इन्वॉल्व रहना चाहिए। तो एक बार एडम स्मिथ ने कहा था कि द रियल प्राइस ऑफ एनीथिंग इज द टॉयल एंड ट्रबल ऑफ एक्वायरिंग इट। यानी कि कस्टमर्स ना सिर्फ प्रोडक्ट की मॉनेटरी कॉस्ट देखता है और टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और स्ट्रेस कॉस्ट भी देखता है। वो देखता है कि प्रोडक्ट खरीदना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग या एनर्जी कंज्यूमिंग तो नहीं है, ज्यादा स्ट्रेसफुल तो नहीं है। अगर प्राइस कम है लेकिन प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ है तो भी कस्टमर उसे नहीं खरीदेगा। इसीलिए मार्केटर्स प्रोडक्ट वैल्यू इंक्रीज करने के लिए 2 मेथड्स यूज करते हैं, और वो है टोटल कस्टमर बेनिफिट इंक्रीज करना या टोटल कस्टमर कॉस्ट को डिक्रीज करना। तो इसी के साथ जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट या सर्विस लेता है तो सिर्फ उस आइटम को कंसीडर नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो फ्रंटलाइन लोगों के साथ अपने इंटरैक्शन और ब्रांड इमेज को भी कंसीडर करके चलता है। प्रोडक्ट लेने में जो सारे बेनिफिट या कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसे सीपीवी या कस्टमर परसीव्ड वैल्यू बोलते हैं। और जिस ब्रांड का जितना हाई सीपीवी होगा वो उतना ही प्रॉफिटेबल, पॉपुलर और सक्सेसफुल होगा, उसका बिगेस्ट मार्केट शेयर होगा और वो ब्रांड अपने कस्टमर्स की लॉयल्टी की वजह से कंपटीशन में आगे रहेगा। इसका एक एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी कैटरपिलर। जी हाँ, कैटरपिलर कंपनी के ऊपर लोग हिताची, वॉल्वो या कोमात्सु से ज्यादा क्यों ट्रस्ट करते हैं? इसके पीछे भी एक वजह है। सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह तो ये है कि कैटरपिलर मोस्ट रिलायबल और ड्यूरेबल हैवी इक्विपमेंट बनाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैटरपिलर हाईएस्ट टोटल परसीव्ड वैल्यू देती है। कंपनी के पास फुल लाइन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की एक बहुत बड़ी रेंज है। एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो कुछ चाहिए वो सब कुछ कंपनी प्रोवाइड कराती है, और इसके अलावा उनके पास बेहतर पेमेंट प्लान्स और ऑप्शन भी है। इक्विपमेंट खरीदने के लिए टाइम कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट और स्ट्रेस कॉस्ट जो होता है ना, वो काफी लो है। कैटरपिलर के कई सारे डीलर्स हैं जो सारे अमेरिका में फैले हैं। हर डीलर इंडिपेंडेंट लेवल पर काम करता है और सारे प्रोडक्ट रखता है। इतना ही नहीं, इनके डीलर्स वेल ट्रेंड और काफी रिलायबल भी है, जो कस्टमर्स को सही तरीके से असिस्ट करते हैं। कैटरपिलर अमेरिका में ही नहीं बल्कि कई दूसरी कंट्रीज में भी बेस्ट पार्ट्स और बेस्ट सर्विस सिस्टम प्रोवाइड कराती है। इसकी बेस्ट वैल्यू की वजह से ही ये अपने कॉम्पिटिटर्स से 10% या 20% ज्यादा प्राइस पर प्रोडक्ट बेचती है। कोमात्सु और बाकी कंपनीज को इस जॉइंट के साथ कंपटीशन करने के लिए अभी काफी मार्केटिंग इंप्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ आगे बात करते हैं एनालाइजिंग कंज्यूमर मार्केट्स की। जी हाँ, ऐसा क्या है जो कस्टमर्स को खरीदने के लिए ट्रिगर करता है? उन्हें ब्रांड्स या प्रोडक्ट चूज करने के लिए कौन सी चीज है जो इन्फ्लुएंस करती है? तो इस कॉन्सेप्ट को कस्टमर बिहेवियर बोलते हैं, जिसमें स्टडी किया जाता है कि कस्टमर कैसे अपनी जरूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है, खरीदता है और यूज करता है। कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के कई डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कल्चरल, सोशल या पर्सनल फैक्टर्स। IKEA एक ऐसी कंपनी का एग्जाम्पल है जो कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज करने में काफी अच्छी है। IKEA स्वीडन की कंपनी है जिसने कई सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट में सक्सेसफुल एंट्री की है। तो IKEA ने ये सब कैसे अचीव किया, कैसे ये होम फर्निशिंग में एक लीडिंग ब्रांड बन गई? एक 17 साल के स्वीडिश लड़के इंगवार कैम्प्रेड ने अपने होम टाउन में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। आज 70 साल बाद IKEA एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है जो 50 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और जिनके पूरे वर्ल्ड में 500 से भी ज्यादा स्टोर्स है। IKEA का मिशन है कस्टमर्स को ग्रेट वैल्यू देकर के उनकी जिंदगी को, उनकी लाइफ को बेहतर बनाना। और जैसा फाउंडर इंगवार कैम्प्रेड ने एक बार बोला था, लोगों के वॉलेट काफी पतले हैं, इसीलिए हमें उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखना चाहिए। कंपनी को मालूम था कि कंज्यूमर बिहेवियर में कल्चरल फैक्टर कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
चाइना में IKEA ने ईयर ऑफ रूस्टर सेलिब्रेट करने के लिए रूस्टर थीम प्लेसमेंट बेचे। यूएस में मार्केटर्स ने ऑब्जर्व किया कि लोग वेसेस खरीदते हैं और उन्हें ड्रिंकिंग ग्लास की तरह यूज करते हैं, क्योंकि अमेरिकन को IKEA के रेगुलर ग्लास काफी छोटे लगते थे और इसी वजह से कंपनी ने यूएस मार्केट को सर्व करने के लिए लार्ज साइज ग्लासेस बनाने शुरू कर दिए। तो IKEA मार्केटर्स अक्सर घरों में जाकर के ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके प्रोडक्ट को कहाँ सुधार की जरूरत है। जब उन्होंने यूरोप और यूएस के घरों को विजिट किया तो देखा कि लोगों के कैबिनेट यूज करने के तरीकों में काफी डिफरेंस है। यूरोपियन अपने कपड़े उसमें हैंग करते हैं, जबकि अमेरिकन फोल्ड करके रखना पसंद करते हैं। इसीलिए IKEA ने अमेरिकन मार्केट के लिए ज्यादा डीप ड्रॉअर्स वाले कैबिनेट डिजाइन किए। IKEA मार्केटर्स ने कैलिफोर्निया की हिस्पैनिक कम्युनिटी के लोगों को भी विजिट किया। उन्होंने देखा कि ये लोग हिस्पैनिक कल्चर से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और उसी तरीके से अपना डाइनिंग एरिया डिजाइन करना पसंद करते हैं। और IKEA ने इस कल्चरल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने कैलिफोर्निया ब्रांच में ब्राइट कलर पैलेट वाली फर्निशिंग ऑफर करनी शुरू कर दी। उन्होंने कुछ और चेयर्स डिजाइन की और लार्ज साइज टेबल भी ऐड कर दी ताकि हिस्पैनिक कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा डाइनिंग स्पेस मिल सके और उनकी वॉल्स में ज्यादा पिक्चर फ्रेम हैंग हो सके। तो इसी के साथ अब टाइम आ गया है कंक्लूजन का। आपने इस किताब के थ्रू मार्केटिंग के बारे में सीखा। हमने आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, मार्केटिंग रिसर्च और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताया। आपने इसमें यह भी जाना कि किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटी के सेंटर में सिर्फ कस्टमर रहता है। तो सस्ती चीजें और सस्ते प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि एक बिजनेस को सर्विस एफिशिएंसी और कस्टमर्स की कन्वीनियंस जैसी चीजों को भी कंसिडर करना होगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट में काफी टाइम, एफर्ट्स और पैसा लगता है, इसीलिए बेहतर प्लानिंग के बाद ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब आप किसी डिपार्टमेंट स्टोर में जाएं तो अपने फेवरेट ब्रांड की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को स्टडी करना। क्या पता आप कुछ ऐसा सीखे जो आपको एक बेहतर चॉइस दे और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में मदद करे। तो इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट और इन्हीं सारी स्टोरीज जो आपने इस समरी में जानी, उन सभी के साथ ये समरी तो यहीं पर खत्म होती है। आई एम श्योर आपकी जर्नी अब शुरू होने वाली